टेस्ट अप्लाई किया था और फिर हमने प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें probability of sample is compared with the probability of population, right? तो अगर कोई क्लेम क्वालिटेटिव डेटा की फॉर्म में होगा तो वहां पे हम प्रोपोर्शंस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उस टेस्ट को हम Z टेस्ट कहेंगे। तो चाहे Z टेस्ट है चाहे T टेस्ट है, दोनों एक बेसिक assumption के ऊपर बेस्ड हैं that the normal data is normally distributed. If it is not normally distributed, then we take a sample more than or equal to 30. तो I hope ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा है कि उस पे बात करनी जरूरी है दोबारा से? No, if this sir. is okay, fine. So if this is okay, then now I'm going to start the next part of hypothesis testing, which is two samples test. So this is your second part of hypothesis testing, in which we will be talking about two populations and two samples. कई बार एक ही पॉपुलेशन में से दो सैंपल्स ड्रॉ करते हैं और कई बार हमने दो डिफरेंट पॉपुलेशन में से दो डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ करते हैं। जनरली हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि who gets higher grades on the basis of gender, males or female. So अगर हमारे पास two set of datas हैं, one is population 1 and second is population 2, and one is on the basis of males and second on the basis of females. So we want to compare value of male with the value of females, right? So this comparison comes under the heading of two samples test. अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि which program is faster, whether Word, MS Word is powerful or Excel is faster to get the results, so we can have to compare two populations, two samples, and that testing is called as inferential statistics for two sample test. तो जहां पे भी दो सैंपल्स होंगे वहां पे भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा सकते हैं। अभी तक हम ये स्टडी कर रहे थे कि whether your sample constant, sample statistics is equal to population parameter। अभी तक हमने ये स्टडी किया था। तो हम क्या कर रहे थे, हम म्यू के आगे एक वैल्यू लिख रहे थे, म्यू इज इक्वल टू 50 एंड ऑल्टरनेटिव इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 50। पर अब क्योंकि हमारे पास दो सैंपल्स हैं, दो कंपनीज के कंपैरिजन हैं, दो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी कंपेयरिंग वेदर μ1 इज इक्वल टू μ2 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज μ1 is not equal to μ2. So not equal to आएगा तो टू टेल टेस्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन और लेस देन होगा तो सिंगल टेल टेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर टारगेट होगा वो मीन होगा, मीन डिफरेंस। μ1 is equal to μ2, इसको हम लिखते हैं μ1 is equal to μ2, या फिर हम लिख देते हैं μ1 माइनस μ2 is equal to 0। तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो हम मीन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे पास प्रोपोर्शंस भी है क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा होता है कई बार। सो हम टेस्ट करते हैं वेदर P1 is equal to P2, प्रोपोर्शंस ऑफ फर्स्ट
data is equal to the proportions of the second data, and in that case we will be using z-test, and we have a qualitative data, and that's why we are using proportions. और तीसरे केस में हम वेरिएबिलिटी भी कंपेयर करते हैं. वेरिएंस का मतलब है कि मीन तो हो सकता है सेम हो, मीन ऑफ फर्स्ट डेटा विल बी इक्वल टू मीन ऑफ द सेकेंड डेटा. क्या उनकी वेरिएबिलिटी भी सेम है या नहीं? ये जनरली हम यूज करते हैं जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, लाइक म्यूचुअल फंड्स का अगर डेटा है तो हो सकता है कि दो म्यूचुअल फंड कंपनी, दो डिफरेंट आईडीएफसी और कोटक के दोनों के म्यूचुअल फंड्स तुम्हें 12% ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न दे रहे हैं. तो इसका मतलब है यू आर नॉट एबल टू गेट द आइडिया दैट विच वन इज बेटर, वेदर आईडीएफसी इज गुड और कोटक इज गुड ऑन द बेसिस ऑफ मीन एनुअल रिटर्न. तो यहाँ पे आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? आपको वेरिएबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी कि आईडीएफसी में एक साल में कितनी वेरिएशन होती है और कोटक में कितनी वेरिएशन होती है, और उसके लिए तुम्हें वेरिएंस टेस्ट, एफ टेस्ट उसको कहते हैं, हमें अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे हम Z टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे Z और T दोनों टेस्ट अप्लाई होंगे, और जहाँ पे हम वेरिएबिलिटी स्टडी करेंगे वहां पे हम F टेस्ट या आगे चल के नॉन पैरामीट्रिक बहुत सारे टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, बट पैरामीट्रिक में हम F टेस्ट यूज करेंगे. सो व्हेन यू आर यूजिंग वेरिएबिलिटी यू मस्ट हैव ए क्वांटिटेटिव डेटा. तुम जब प्रोपोर्शन स्टडी कर रहे हो तो क्वालिटेटिव डेटा होना चाहिए, और मीन के लिए भी तुम्हारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए. इज इट फाइन? यहाँ तक कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो. सर वो क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों, क्वालिटेटिव कैसे होगा प्रोपोर्शंस वाला? प्रोपोर्शंस बेटा जैसे मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन समझाया था कि लेट अस सपोज मुझे किसी होटल की, इंडस्ट्री की ये देखना है कि क्या वहाँ के जो विजिटर्स हैं, जो वहाँ लोग एक दिन रहकर जा रहे हैं, एक या एक से ज्यादा दिन रह के जा रहे हैं, क्या वो रीविजिट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप क्या पूछोगे उनको? डू यू रीविजिट दी प्लेस, दिस प्रॉपर्टी अगेन और नॉट? तो जब आप ये पूछोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आएगी? आपके पास इंफॉर्मेशन यस और नो में आएगी. सो लेट अस सपोज आपके पास 60 यस आते हैं और 40 नो आते हैं आउट ऑफ 100. तो ये प्रोपोर्शंस कॉन्सेप्ट हो गया. 0.6 इज द सक्सेस एंड 0.4 इज द फेलियर. इसी तरह से अगर मैं दो प्रॉपर्टीज को कंपेयर करता हूं तो उसमें कितने यस हैं और कितने नो हैं, तो then that type of data is called as a qualitative data. हमने ये स्टडी करना है कि ऑन एन एवरेज कितने लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड हैं, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगेगा कि आउट ऑफ 1000 पर्सन्स हाउ मेनी आर अफेक्टेड a particular disease. तो वहां पे भी हमें क्वालिटेटिव डेटा ही लेना पड़ेगा. जहां पे हमारी प्रेफरेंस है, यहाँ हमारे पास सिर्फ यस और नो है या लिकर स्केल है, हम लिखते हैं कि एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, न्यूट्रल, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर ऐसा भी करते हैं तो उस तरह के डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. फाइन, दिस इज? यस सर. Now, let us move to the first category, comparing two population means, independent sampling. अब मैं इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2. तो पॉपुलेशन 1 में अगर आप सैंपल निकालोगे तो सैंपल 1 कहलाएगा वो, और पॉपुलेशन 2 में से अगर आप निकाल रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज सैंपल 2. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा. अगर मैं कहता हूं एसडी कॉलेज एंड डीएवी कॉलेज, ये दो कॉलेजेस के बारे में बात करता हूं. I want to see the academic performance of
the students of SD कॉलेज एंड DAV कॉलेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को सेपरेट एंटिटीज मानना पड़ेगा। ये पॉपुलेशन 1 हो गई आपकी और ये आपका पॉपुलेशन 2 हो गया, ठीक है। और हम इसमें से लेट अस सपोज हमने 500 स्टूडेंट्स यहां से ले लिए, 500 स्टूडेंट्स यहां से ले लिए, तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज सैंपल 1 एंड सैंपल 2। इज इट फाइन? ये समझ पा रहे हो कि हमने एसडी कॉलेज और डीएवी कॉलेज को पॉपुलेशन माना है और उसमें से हमने सैंपल ड्रॉ किया है। ऑन द अदर साइड, अगर मैं कहता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और मैं इसको स्टडी करना चाहता हूं चंडीगढ़ कॉलेजेस वर्सेस नॉन चंडीगढ़ कॉलेजेस, तो दिस इज फ्रॉम वन पॉपुलेशन। ये क्या हुआ, ये पॉपुलेशन 1 में से मैंने सैंपल 1 ड्रॉ किया जो चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा था, और नॉन चंडीगढ़ कॉलेजेस जो हैं, जो चाहे वो लुधियाना में है या आसपास के एरियाज में है, जो कि चंडीगढ़ में नहीं फॉल करते, दैट इज योर सैंपल 2। पर ये पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन इज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और यहां से हमने 500 का डेटा लिया और यहां से 500 का डेटा लिया। अब एक बात को समझने की कोशिश करो, अगर दोनों पॉपुलेशंस डिफरेंट हैं तो उनकी वेरिएबिलिटी जो होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी, वो डिफरेंट होगी। बट अगर एक ही पॉपुलेशन में से हमने ये डेटा ड्रॉ किया है, बड़े से पॉपुलेशन में से हमने 2 छोटे यूनिट्स ड्रॉ किए हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड एविएशन डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन क्या है, सेम है। तो ए या बी, फर्स्ट सैंपल या सेकंड सैंपल, दोनों का जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन है वो सेम होगा। और क्योंकि ये दोनों सैंपल्स आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं और डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। अब मैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स तो मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस हम स्टडी कर रहे हैं 2 कॉलेजेस की और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अब डिपेंडेंट कैसे हुए? डिपेंडेंट हुआ कि अगर हम एसडी कॉलेज में से 2 बार सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, पर ये सेम स्टूडेंट्स का है, हमने जो 500 स्टूडेंट्स लिए थे वो सेम है, ठीक है। तो हमने उनको क्या किया, बिफोर ट्रेनिंग, बिफोर कोचिंग, बिफोर एक्स्ट्रा कोचिंग एंड आफ्टर एक्स्ट्रा कोचिंग, ये सैंपल्स ड्रॉ किए। ये बिफोर का डेटा होगा और ये आफ्टर का डेटा होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि उन 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ हों और यहाँ पे आफ्टर कोचिंग उनके मार्क्स हों। तो हम कई बार ये स्टडी करना चाहते हैं कि क्या इस तरह की जो एक्स्ट्रा हमने उनको टीच किया है, क्या उसका बेनिफिट है या नहीं है। चलो ये बात तो हम बाद में करेंगे कि कैसे हम इसको स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे व्हाट यू हैव टू लर्न दैट दिस इज अ केस ऑफ डिपेंडेंट सैंपल्स। जब भी हम किसी एक ही कंट्रोल्ड सैंपल ग्रुप के ऊपर पहले और बाद की ऑब्जर्वेशन को स्टडी करके उनका कंपैरिजन करते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट सैंपल्ड, और इट इज कॉल्ड एज पेयर्ड सैंपल्ड, और इट इज कॉल्ड एज मैच्ड सैंपल्स। तो पेयर्ड सैंपल, डिपेंडेंट सैंपल्स, मैच सैंपल, ये अलग अलग नाम है। अगर एक ही तरह की पॉपुलेशन के ऊपर, एक ही यूनिट्स के ऊपर हम कोई ट्रीटमेंट करें, बिफोर और आफ्टर उसकी रीडिंग्स कैलकुलेट करें और उसका कंपैरिजन करें, देन दैट विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट सैंपल्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। तो अभी हम पहले इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात करने लगे हैं। सो इंडिपेंडेंट सैंपल में पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 में से हमने सैंपल्स ड्रॉ किए और उनकी सैंपल कांस्टेंट्स आ गए हमारे पास, x बार, x1 बार एंड x2 बार।
और हम उनके गैप को स्टडी कर रहे हैं कि क्या उनमें गैप है या उनमें गैप नहीं है। तो आपको जैसे पता है कि जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एक कॉन्सेप्ट है और हाइपोथेसिस दूसरा कॉन्सेप्ट है। और अगर तुम्हें याद होगा हमने जेड के केस में हमने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की थी और फॉर्मूला था एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एविएशन बाय एन अंडर द रूट, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन एन अंडर द रूट। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। उसी की लाइंस पे अगर दो सैंपल्स हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीन ऑफ फर्स्ट माइनस मीन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 इनटू वेरिएंस ऑफ फर्स्ट बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड बाय n2। इसको, इस वाले पोर्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट बाय n1 अंडर द रूट प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकंड बाय n2 अंडर द रूट। तो ये वही लाइंस पे है। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ μ1 माइनस μ2। और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज मीन ऑफ फर्स्ट माइनस मीन ऑफ सेकंड प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इनटू वेरिएंस ऑफ फर्स्ट बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड बाय n2 अंडर द रूट। और अगर अंडर रूट से आप इसको बाहर निकाल लेते हो तो ये स्टैंडर्ड एविएशन बाय n अंडर द रूट, n1 अंडर द रूट प्लस स्टैंडर्ड एविएशन 2 बाय n2 अंडर द रूट। ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा व्हेन इट इज अ नोन स्टैंडर्ड एविएशन। और अगर अननोन स्टैंडर्ड एविएशन है तो आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो सैंपल की हो जाएगी। So that means S1 square and S2 square. These are your sample standard deviation or variance. I hope तुम्हें ये variance और standard deviation का concept पता है। Variance is standard deviation square. ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये लोअर क्लासेस में पता है। So या तो नॉन स्टैंडर्ड एविएशन होगी या अननोन स्टैंडर्ड एविएशन होगी। और दोनों ही केसेस में हम z अल्फा बाय 2 की वैल्यू यूज करेंगे 1.96, 2.33 एंड 2.58। और इसी तरह से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फॉर्मूला यूज करेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टू टेल टेस्ट के केस में फॉर्मूला होगा H naught is mu1 minus mu2 is equal to 0 or mu1 is equal to mu2. H1 is mu1 minus mu2 is not equal to 0 or mu1 not equal to mu2. अब इसका जो फॉर्मूला है Z फॉर्मूला वो भी उसी लाइंस पे है। फॉर्मूला जो तुमने सिंगल सैंपल का किया था दैट इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन बाय एन अंडर द रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बार की जगह क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2। और आपने क्योंकि ये मान लिया है कि μ1 माइनस μ2 जीरो है तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका जीरो होगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर आपका क्या है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड बाय n2 अंडर द रूट। तो इतना आप कॉम्प्लेक्स मत याद करो, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है जो है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस ऑफ फर्स्ट बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड बाय n2। ये नॉन स्टैंडर्ड एविएशन के केस में है। और अगर अननोन स्टैंडर्ड एविएशन होगा तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो सैंपल वेरिएंस हम यूज करेंगे इन केस ऑफ दैट। और ये क्योंकि x1 बार माइनस x2 बार माइनस जीरो था तो हम माइनस जीरो नहीं लिख रहे। तो बुक्स में अगर आप इंडियन बुक्स अगर एसपी गुप्ता या पीएन अरोड़ा देखोगे तो उसमें सीधा z का फॉर्मूला है x1 बार माइनस x2 बार बाय variance of first divided by n1 plus variance of second by n2।
ये फॉर्मूला आपको वहां पे लिखा होगा और आपको ये नहीं बताया होगा कि ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, μ1 माइनस μ2 भी इसमें इन्वॉल्व है, बट क्योंकि ये दोनों जीरो हैं तो ये हम रिफ्लेक्ट नहीं करते फॉर्मूला में। और जो रूल है, डिसीजन रूल है, if z calculated value is greater than z tabulated value, reject the null hypothesis, otherwise accept the null hypothesis. Is it fine? इसमें कुछ पूछना है बेटा आपने? Now let us talk one by one. पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सॉल्व करते हैं, फिर हाइपोथेसिस सॉल्व करेंगे. You are financial analyst for Charles. You want to estimate the difference in dividend yield between stock listed on New York Stock Exchange and Nasdaq. You collect the following data. Number 121 in New York Stock Exchange and Nasdaq is 125. Mean is 3.27 and mean for the Nasdaq is 2.53. Standard deviation is 1.30 and 1.16. तो ये क्या है आपके पास? This is your N1, this is your N2, this is your mean of first, this is your mean of second, and this is your standard deviation. और वेरिएंस स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस हो जाएगा. Variance of standard deviation of first, standard deviation of second. What is 95% confidence interval for the difference between mean dividend yields? तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, that we use mean of first minus mean of second plus minus z alpha by 2, variance of first by n1 plus variance of 2 by n2. 3.27 is the mean of first minus 2.53 plus minus 1.96. 5% value जो है वो 1.96 है. 1.3 is the standard deviation, उसका स्क्वायर कर दिया तो variance हो गया by n1 which is 121 plus variance of second 1.16 square by n2 which is 125. तो जब आप इसको solve करोगे, you will be getting that the difference between mu1 minus mu2 will be 0.43 to 1.05. So this, if this could be calculated from the entire data, the gap between the two will be 0.43 to 1.05. Is it fine? Excuse me, sir. हाँ जी बोलो बेटा. Sir, this is a standard deviation of sample given to us. Yeah. This is not the population standard deviation. No, this is not a population standard deviation. If the sample size is very large, like it is 121 and 125, it's a huge number, because we have a benchmark whether the value is n is equal to 30 or n is less than 30. So this is the scale. N is equal to 30 or more than 30 is a large data as per the statistics is concerned, and n is less than 30 is a small data. तो जब भी तुम्हारे पास large data है, तुम्हारा जो variance है, चाहे population से calculate करो, चाहे sample से calculate करो, right? दोनों ही तरह से correct है. जो भी value आपके पास given है, आपने वो standard deviation यहाँ पे put करनी है. Fine? Yes, sir. ठीक है. हाइपोथेसिस में तुम्हारे पास तीन सेट बनेंगे. One is two-tailed test where mu1 is equal to mu2 and mu1 is not equal to mu2. Second alternative hypothesis, जो second set of hypothesis बनेगा, उसमें alternative hypothesis will be less than mu1 is less than mu2, और जो third set of hypothesis बनेगा, उसमें mu1 is greater than mu2. तो ये तीन prepositions, तीन different cases हो सकते हैं when you able to study the hypothesis testing.
अब उसी डेटा को हम नीचे अगर आप पढ़ोगे, पहले वाले केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल वर्ड था, अब हमें क्या कहा गया है, इज देयर अ डिफरेंस इन एवरेज यील्ड, क्या इन दो स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज यील्ड में फर्क है या नहीं है। वही आपका N1 है, N2 है, मीन ऑफ फर्स्ट, मीन ऑफ सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड। बट यहाँ पे हम हाइपोथेसिस स्टडी कर रहे हैं कि क्या नेस्डेक का जो रिटर्न है दैट इज इक्वल टू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नॉट। So here N1 is 121 and N2 is 125. क्रिटिकल वैल्यू आपको वैसे ही पता है, Z की 1.96 होगी 5% पे, प्लस माइनस 1.96, एंड द फॉर्मूला ऑफ Z जीरो, अगर आप ये देख पा रहे हो, दिस जीरो इज μ1 माइनस μ2। ये लिखो या ना लिखो, इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज जीरो। तो हम जनरली जो बुक्स हैं, इंडियन ऑथर बुक्स हैं, वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वाला बुक में लिखा होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि μ1 minus μ2 is 0, that's why this is not reflected in the formula. So when you substitute, this value comes out to be 4.71, and 4.71 is to be compared with the critical value, and it falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis. Rejecting the null hypothesis means there is an evidence of difference in the two mean values. Is it fine? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Okay. Now another question. You are economist for Department of Education, and you want to find out if there is a difference in spending per pupil between urban and rural high schools. You collect the following data: urban area data and rural area data, and you have collected that the numbers are 35 each, and mean value for the urban area is 6,100 6,012, and rural area is 5,832. Standard deviation is 602 for the urban area and 497 is for the रूरल एरिया। बेसिकली ये डेटा जो है हमें पर चाइल्ड डेटा है कि कितना हम खर्च करते हैं पर पीपल, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन द हाई स्कूल्स। तो उसके बेसिस पे हमने मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू गिवन है। इज देयर एनी डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन्स, क्या इनके पॉपुलेशन मीन में भी डिफरेंस है या नहीं है? दिस इज व्हाट वी वांट टू स्टडी। सो हाइपोथेसिस इज दैट μ1 is equal to μ2, and alternative is μ1 is not equal to μ2. 10% level of significance, and N1 N2 is 35, so degree of freedom at 10% is 1.645. So it is a two-tailed test, so it is a plus minus 1.645. Z वैल्यू आपकी वही आपका जो फॉर्मूला है मीन Z का, we will be using here that Z is x1 bar minus x2 bar upon variance of first by N1, variance of second by N2 under the root, and this comes out to be 1.36. So 1.36 means it falls in the acceptance region, so do not reject the null hypothesis. Do not reject the null hypothesis means there is no evidence of difference in means. तो जो हमें ये दिख रहा था, जो हमने डेटा में देखा था कि दोनों की वैल्यूज एक ही 6,000 है, दूसरे की 5,800 के करीब है, ये डिफरेंस था वहां पे। बट व्हेन वी हैव टेस्टेड थ्रू हाइपोथेसिस, वी हैव कंक्लूडेड दैट कि दोनों ही एरियाज में एक ही तरह का खर्चा किया जा रहा है बच्चों के ऊपर।
So there is the same mean value in case of rural and urban area. Fine, this is. Yes, sir. अब आ जाता है हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट. स्मॉल सैंपल टेस्ट में भी हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम यूज करेंगे. स्मॉल सैंपल का मतलब है कि व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन 30. सो हियर it is a first case independent samples. So it is a case of independent sample. फॉर्मूला वैसे ही रहेगा x1 बार माइनस x2 बार. z की जगह हम t वैल्यू यूज करेंगे और हमारे पास पूल्ड वेरिएंस होगा. दिस इज पूल्ड वेरिएंस. पूल्ड वेरिएंस का मतलब है it is to be calculated by this formula n1 minus 1 into sample variance of first plus n2 minus 1 sample variance of second by n1 plus n2 minus 2. तो जब हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट होगा तो हम सेपरेट वेरिएंस नहीं यूज करेंगे, हम उसको पूल कर देंगे by using this formula और ये pool value हम formula में put करेंगे. So this is common for first and second sample. तो इसको हमने common out कर दिया into 1 by n1 plus 1 by n2 under the root. So ये थोड़ी सी alteration हमने की है in case of small sample test. Is it fine? ये समझ लग गई आपको कि हमने pooled variance क्यों यहाँ पे use किया है? सर एक बार रिपीट कर दो. बच्चे पूल्ड वेरिएंस हम वहां पे क्या यूज कर रहे थे? वहां पे हम वेरिएंस ऑफ फर्स्ट बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड बाय n2 कर रहे थे. जैसे ही हमने स्मॉल सैंपल में जंप किया तो हमने पूल्ड वेरिएंस यूज किया और पूल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? n1 minus 1 वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्लस n2 minus 1 वेरिएंस ऑफ सेकंड by n1 plus n2 minus 2. तुम्हें याद होगा कभी तुमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया था. कंबाइंड मीन हम कैसे करते हैं? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार by n1 plus n2. ये सेम लॉजिक है यहाँ पे हमने लगाया. हमने दोनों वेरिएंस का सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया, पूल कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया एंड दिस इज द फॉर्मूला टू गेट दैट कंबाइंड वैल्यू. फाइन. Yes, sir. और यहाँ पे हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो n1 plus n2 minus 2 होगी. So degree of freedom is n1 plus n2 minus 2. हम वहां पे क्या कर रहे थे? n minus 1 कर रहे थे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? n1 plus n2 minus 2 is the degree of freedom. हाइपोथेसिस में हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपोथेसिस के भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, t का फॉर्मूला वही रहेगा. t will be x1 बार minus x2 बार और mu1 minus mu2 0 होगा, तो वो आप भूल जाओ कि हमने नहीं उसको लेना. डिवाइडेड बाय पूल्ड वेरिएंस into 1 by n1 plus 1 by n2 is the formula. और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए we will be using n1 plus n2 minus 2. This particular formula is applicable when your population variances are equal. जब दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस इक्वल है या एक ही पॉपुलेशन में से हमने ड्रॉ किया है, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो हियर
Example is, as a financial analyst for Charles, you want to estimate the difference in dividend yield between the stock listed on the New York Stock Exchange and Nasdaq. You collect the following data. अब अगर तुम देखोगे पहले जो डेटा था, सैंपल जो साइज था वो 100 प्लस था, 125 एंड 121. तो यहाँ पे सैंपल साइज कितना है, 11 और 15 है. तो इसका मतलब है वहाँ यहाँ पे Z टेस्ट हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम T टेस्ट यूज करेंगे, स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज करेंगे. Mean is 3.27, 2.53 respectively. Standard deviation is 1.30 and 1.16. Assuming normal population, what is the 95% confidence interval for the difference between the mean dividend yield? तो हमें पहले confidence interval calculate करना है, और हमें ये पता है क्योंकि ये sample size small है, so we will be using t-test. Degree of freedom is 11 plus 15 minus 2, it is 24. और 24 पे तुम अल्फा वैल्यू अल्फा बाय 2 चेक करोगे तो दैट वैल्यू इज 2.064. पूल्ड वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट सैंपल -1 वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड सैंपल -1 वेरिएंस ऑफ सेकंड बाय n1 प्लस n2 -2. तो 11 -1 into 1.30 square plus 15 minus 1 into 1.16 square divided by 11 plus 15 minus 2. So this value comes out to be 1.489. So this is your pooled variance. 1.489 ये आपका pooled variance आ गया. Now you substitute this value in the formula of confidence interval, और confidence interval का formula क्या है, mean of first minus mean of second plus minus t alpha by 2 into square root of pooled variance into 1 by n1 plus 1 by n2. तो हमने values इसमें substitute कर दी. So we have lower confidence interval which is minus 0.26 and upper confidence interval which is 1.74. So if this could be calculated from the population, the gap between the first and second population is minus 0.26 up to 1.76. So this is the way that we can calculate the confidence interval. ये clear है बेटा? आप लोगों को पता लग रहा है सबको? Yes sir. Okay. Now the next is, with the same data, let us test whether the population mean is same or not, and we are assuming equal population variance. तो ये word हमने यहाँ पे use किया है, equal population variance. वैसे आपको एक बात बता दूं, आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं पता लगेगा, पर क्योंकि जो इसकी स्टैटिस्टिक्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग है इन वर्ड्स के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप कल को रिसर्च करने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वो इतनी डिटेल्स में नहीं जाते, वो यही सिंपल सा फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उससे कैलकुलेट करो. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इनको कैटेगोरिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जेड टेस्ट कब लगेगा, जब इक्वल वेरिएंसेस है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जब इक्वल वेरिएंसेस नहीं है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट? So under this category we will be constructing null and alternative hypothesis. mu1 is equal to mu2 and mu1 is not equal to mu2. Degree of freedom is n1 plus n2 minus 2. So 11 plus 15 minus 2 it is 24. और जब आप ये चेक करोगे 5% level of significance में this value is plus minus 2.064. और पूल्ड वेरिएंस आपने ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी कैलकुलेट किया था एंड दैट वैल्यू इज 1.489. उस वैल्यू को हम टी फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड दिस इज 3.27 minus 2.53 divided by
pooled variance 1.489 into 1 by 11 plus 1 by 15 under the root, and this is 1.53. 1.53 is compared with the 2.064 and it falls in the acceptance region. So therefore we will not reject the null hypothesis. Not rejecting the null hypothesis means there is no evidence of difference in means कि दोनों की स्टॉक यील्ड जो है नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो दोनों सेम है. Is it fine? Yes, sir. So next question is, you are a research analyst for General Motors, assuming equal variances. Is there difference in average yield, average miles per gallon of two cars models? You collect the following data. Sedan and van. Number under sedan is 15, mean is 22, standard deviation is 4.77. Van is 11, mean is 20.27, and standard deviation is 3.64. So hypothesis will be the performance is same, and alternative hypothesis is performance is not same. Degree of freedom is 15 plus 11 minus 2, it is 24. Your tabulated value is 2.064. We will be calculating the pooled value by using the formula, and the pooled variance comes out to be 18.793. We put the value in the formula of t, and t comes out to be 1.0. So 1 falls in the acceptance region. So do not reject the null hypothesis, and we conclude that there is no evidence of difference in miles per gallon. So average miles are same whether you purchase sedan or van. So ये इस तरह के numericals आप try कर सकते हो under independent samples test. Z test लगेगा when the sample size is large, और T test लगेगा when sample size is small. Anyone having any doubt? किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है बच्चे पूछ लो. No doubt? No, sir. So then it's fine. You practice Z test and T test for independent samples. इनकी practice करो, book में से जितनी ज़्यादा कर सकते हो. And then we will see on Friday. अगर कोई doubt होगा तो मेरे साथ उसी दिन पूछ लेना. Otherwise we will continue this topic. That's it for today. This topic is only of mean we have done today. We have done mean under 2 samples. Yes, sir. Any other question, any other point you want to ask? So now you practice these numericals. See you on Friday. Thank you, sir. Yeah. Okay, बेटा. तो MST के आंसर्स कहाँ पे हैं?